नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, एक डिजिटल नेशन से संबंधित और एक आरसीईपी। वैसे देखो, आरसीईपी इशू को हमने डिस्कस किया है, लेकिन इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करके हम डिस्कस करेंगे। एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टेट्स की कंसेंट की आवश्यकता से संबंधित। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेट्स की कंसेंट की आवश्यकता से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। कंटेक्स्ट हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो, आप सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ओरिजिन ट्रेस कर सकते हो 1941 के स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। वैसे सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसे अलग से स्पेशली पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से नहीं इस्टेब्लिश किया गया है। कौन से केसेस को सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है? इकोनॉमिक क्राइम्स, स्पेशल क्राइम्स, केसेस ऑफ करप्शन या फिर दूसरे हाई प्रोफाइल केसेस। वैसे तो देखो, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट्स की पावर में आता है। आप संविधान का 7वां शेड्यूल अगर देखोगे तो उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है तो क्या सीबीआई अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट में किसी मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? देखो, कर तो सकती है। इसके लिए स्टेट को अपनी कंसेंट देनी होती है, और ये कंसेंट 2 टाइप की होती है, एक जनरल कंसेंट और दूसरी स्पेसिफिक कंसेंट। अगर कोई स्टेट जनरल कंसेंट सीबीआई को दे देता है तो फिर सीबीआई नए मामलों में अपने मर्जी से उस स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। एक बार जनरल कंसेंट मिल गई मतलब हर एक केस के लिए फिर कंसेंट नहीं लेनी पड़ेगी, स्टेट की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरी टाइप की कंसेंट होती है स्पेसिफिक कंसेंट। ये जो कंसेंट होती है स्पेसिफिक केस के लिए दी जाती है। हर नए केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फिर से ये स्पेसिफिक कंसेंट लेनी पड़ती है। देखो, एक टेक्निकली इनकरेक्ट एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताऊं। जनरल कंसेंट मतलब लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का। अब आपको अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट जो है बार बार रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं है हर मंथ। स्पेसिफिक कंसेंट मतलब आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिला है और हर महीने आपको अपना जो अकाउंट है वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये टेक्निकली इनकरेक्ट एग्जाम्पल है, लेकिन बस समझने के लिए है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन सीबीआई के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, इस मिनिस्ट्री के जुरिडिक्शन में आती है सीबीआई, और सीबीआई को एग्जम्पशन मिली हुई है आरटीआई से। ये एक क्रिटिसिज्म भी है कि सीबीआई की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इवन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ये भी आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। तो ये हमने बात कर ली बेसिक्स की। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिना स्टेट्स की परमिशन के सीबीआई की जुरिडिक्शन को एक्सटेंड नहीं कर सकते स्टेट्स में। काइंड ऑफ वही बात जो हमने शुरुआत में डिस्कस की कि कंसेंट लेना जरूरी है स्टेट्स की, स्टेट्स में किसी मामले को सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसके बाद देखो, एक इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए स्टेट्स ने जनरल कंसेंट दे दी सीबीआई को कि आप जब मर्जी चाहो स्टेट्स में नए केसेस रजिस्टर कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट्स बाद में वो जनरल कंसेंट वापस नहीं ले सकते। जब चाहे स्टेट वो जनरल कंसेंट वापस भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, एक बार दे दी कंसेंट तो दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल कंसेंट स्टेट्स के द्वारा वापस भी ली जा सकती है। और इवन इस आर्टिकल का फोकस ही ये है कि कैसे पिछले कुछ दिनों में 8 ओपोजिशन वाले स्टेट्स ने जनरल कंसेंट वापस ले ली है। और देखो, जब किसी स्टेट के द्वारा जनरल कंसेंट वापस ले ली जाती है तो फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि पुराने जो जिन मामलों पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है
अब उन पर भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर देगी? नहीं, पुराने जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो तो चलती रहेगी। सिर्फ नए मामलों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंसेंट लेने की आवश्यकता पड़ेगी, स्पेसिफिक कंसेंट स्टेट से, अगर जनरल कंसेंट किसी स्टेट के द्वारा सीबीआई से वापस ले ली जाती है। तो ये आपने समझ लिया पूरा बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट। अब मैं आपको सिंपली बताता हूं होता क्या है, जो आपको आंसर में लिखना नहीं है। सीबीआई देखो काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर। कोई भी सरकार हो वो सीबीआई का इस्तेमाल करती है अपने पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए, अपोजिशन के लीडर्स को डराने के लिए, अपने स्कोर्स सेटल करने के लिए, मतलब दुश्मनी निकालने के लिए, उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, उनकी एनर्जी वेस्ट करने के लिए, कई बार रीजनल पार्टीज को डराने के लिए कि आप हमारे साथ अलायंस कर लो, अदरवाइज आपके लीडर के खिलाफ करप्शन का मामला दर्ज कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा। तो इस प्रकार से सीबीआई का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है अपने स्कोर्स सेटल करने के लिए, जो भी गवर्नमेंट होती है, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं है। तो फिर बहुत बार वो स्टेट्स, मान लीजिए सेंटर में सरकार है बीजेपी की, एनडीए की, और स्टेट्स में सरकार है कांग्रेस की, तो स्टेट में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें डर लगता है कि सीबीआई को जनरल कंसेंट जो दी हुई है, ऐसा नहीं कि सीबीआई मेरे खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे और मुझे कोर्ट के धक्के खाने पड़े या फिर मैं किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाऊं। तो फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री क्या करेंगे? सीबीआई को दी हुई जनरल कंसेंट वापस ले लेंगे। तो अब सीबीआई को तो स्पेसिफिक कंसेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और स्पेसिफिक कंसेंट फिर स्टेट देता ही नहीं है। मैं आपको एक बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। अशोक गहलोत का नाम सामने आया था। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उनका नाम सामने आया था जब सचिन पायलट पे आरोप लगा था कि वो बीजेपी के साथ बात कर रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त वो कर रहे हैं, ऐसा आरोप उन पर लगा था। तो फिर कई सारे लीडर्स ने ये आरोप लगाया था अशोक गहलोत पर कि आप कानून से अलग जाके इस प्रकार से फोन टेप करवा रहे हो, इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब पहले तो राजस्थान ने जनरल कंसेंट दी हुई थी सीबीआई को, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डर लगा कहीं सीबीआई जिनको जनरल कंसेंट दे रखी है वो मेरे खिलाफ केस ना दर्ज कर ले इस मामले में। तो उन्होंने जल्दी से सीबीआई को दी हुई जनरल कंसेंट वापस ले ली। तो मतलब अब सीबीआई फिर अशोक गहलोत के ऊपर केस नहीं दर्ज कर सकती थी, उनको स्पेसिफिक कंसेंट लेने की आवश्यकता थी। स्पेसिफिक कंसेंट राजस्थान की गवर्नमेंट देगी नहीं, तो मतलब उनके ऊपर से खतरा टल गया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो जनरली ऐसा ही होता है, जो ओपोजिशन वाले स्टेट्स होते हैं जिनको डर लगता है कि सीबीआई का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, फिर वो जनरल कंसेंट वापस ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, तेलुगु देशम पार्टी, इन्होंने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया था 2018 में। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को यह लगता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई का इस्तेमाल कर सकती है मुझे फंसाने के लिए, तो उन्होंने जनरल कंसेंट वापस ले ली कि अब कोई भी केस आंध्र प्रदेश का हो आप सरकार की अनुमति के बिना दर्ज नहीं कर सकते। तो काइंड ऑफ उन्होंने अपने आप को बचा लिया, मतलब यूं नहीं कह सकते कि हम वो अपराधी थे, बचा लिया, खतरे को टाल दिया, ये कहा जा सकता है। तो ये हमने समझ लिया कि होता क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है। पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ें आपको लिखने नहीं हैं आंसर्स में, ये सिर्फ समझने के लिए हैं। इसके बाद ये बताया गया है कब कब विभिन्न स्टेट्स ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ली। कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जिसने पास्ट में काफ़ी बार सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ली है। नवंबर 2018 में आंध्र प्रदेश ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ली थी। उसके बाद वेस्ट बंगाल ने भी सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले ली थी। छत्तीसगढ़ तीसरा ऐसा राज्य बना जिसने जनवरी 2019 में सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले ली। उसके बाद राजस्थान ने भी जनवरी 2020 में जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया स्टेट में इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे इश्यूज जो सीबीआई की फंक्शनिंग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला इशू एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर काम करती है सीबीआई, इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करती है। कवर अप रॉन्ग डूइंग, कीप कोलिशन एलाइज इन लाइन। कवर अप रॉन्ग डूइंग का मतलब देखो ये है, चूंकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर काम करती है तो ऐसे केसेस जिनको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ सकता है
उन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की गलतियों को ढक दिया जाता है सीबीआई के द्वारा। ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्कि मान लीजिए स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की गलतियों को भी छुपा लिया जाता है अगर सेम सरकार है। काफ़ी बार जो सहयोगी दल होते हैं उनको डराने के लिए कि अगर आप सरकार से अलग हुए तो सीबीआई को आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए छोड़ दिया जाएगा, आप फंस जाओगे, तो उनको डराने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। इनॉर्मस डिलेज इन कंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन, लंबा समय सीबीआई के द्वारा लगा दिया जाता है। काफ़ी बार केसेस के इन्वेस्टिगेशन में क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि देखो, स्टेट पुलिस से तो ज़्यादा ही है सीबीआई की जो क्रेडिबिलिटी है, लेकिन वैसे क्रेडिबिलिटी काफ़ी कम हुई है। मतलब जो जानकार लोग हैं, आप जैसे लोग जिनको पता है चीज़ों का क्या कुछ होता है, जैसे आपको याद होगा आलोक वर्मा और अस्थाना, राकेश अस्थाना नाम था शायद उनका, कैसे सीबीआई में लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच में, और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी पिंजरे में बंद तोता करार दिया था सीबीआई को। उसके बाद है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई के दायरे में नहीं आती है सीबीआई, तो इनकी जवाबदेही तय नहीं होती। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है सीबीआई में, डेपुटेशन पे जाते हैं सीबीआई में काम करने के लिए ऑफिसर्स। लिमिटेड पावर्स मतलब कंसेंट की आवश्यकता होती है स्टेट से। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मतलब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, जॉइंट सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के लेवल का, तो उनके खिलाफ जांच करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ती है। किया क्या जा सकता है, सबसे पहले तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से अलग कर दो सीबीआई को। दूसरा सजेशन, स्टैट्यूटरी स्टेटस आप प्रोवाइड कर दो। अभी ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, जैसे कैग है, इलेक्शन कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। चलो आप सीबीआई को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मत बनाओ, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी तो कम से कम बनाओ। नेक्स्ट, 24th रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, ये जो इस डिपार्टमेंट की 24वीं रिपोर्ट थी ना, इसमें कहा गया था सीबीआई की स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज कर दो और ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करो सीबीआई को। इसके साथ साथ आप अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करो। और देखो, कंसेंट और जुरिडिक्शन संबंधित जो रूल्स हैं उनको आप ज़्यादा क्लैरिटी से ले डाउन कर दो, ताकि ऐसा नहीं कि अपोजिशन की सरकार है तो फिर कंसेंट वापस ले ली, अगर सेम पार्टी की सरकार है सेंटर और स्टेट में तो फिर कंसेंट दे दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल विम्स एंड फैंसीज पे अगर इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके बाद एक नए लॉ के थ्रू सीबीआई को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। वही बात, स्टैट्यूटरी स्टेटस देने की आवश्यकता है, और इसके लिए पार्लियामेंट के थ्रू एक नया एक्ट बनाया जा सकता है। जैसे देखो, सीवीसी 1964 में बनी थी, और शुरुआत में सीवीसी सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेकिन 2003 में सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था। उसी प्रकार से सीबीआई को भी स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलना चाहिए, ताकि सीबीआई और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल नेशन से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन की हम बात करें, देखो स्मार्टफोन्स अब काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, और इंडिया में तो इंटरनेट तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। कुल मिला के हमारे देश में 750 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं। देखो, एक वो भी समय था जब लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी का या फिर पानी का बिल भरने के लिए भी लंबी लंबी लाइनों में लगते थे, लेकिन आज के समय में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, बिल भरना तो बस 1 मिनट का काम है। आप कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनकी सहायता से जल्दी से बिल भर सकते हो। कोविड-19 की महामारी के बाद और भी काफ़ी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इमर्ज होके आए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, इनका काफ़ी ज़्यादा इमरजेंस हुआ है, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स कोविड-19 की वजह से घर से काम कर पा रहे हैं। लेकिन देखो, ये कहना कि इंडिया अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, ये गलत होगा। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा बेंगलुरु टेक समिट में बोलते हुए। असली इंडिया एक डिजिटल नेशन तब मिलेगा जब गवर्नेंस में हम
डिजिटलाइजेशन को पूरी तरह से अपना पाते हैं और लोग भी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से विभिन्न स्कीम्स जो सरकार चलाती हैं उनका लाभ आसानी से अवेल कर पाते हैं। यहाँ पर देखो गवर्नमेंट कितनी रेडी है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए ताकि ओपन पार्टिसिपेटरी पब्लिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जा सके, जिसे सिटीजन्स माने कि हाँ हम ऐसे सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब ये सिस्टम ट्रस्टवर्दी समझा जाए सिटीजन्स के द्वारा। और देखो वैसे सरकार ने इस दिशा में प्रयास भी किए हैं, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं। सारा काम अब ऑनलाइन, जैसे आधार कार्ड बनवाना है ऑनलाइन, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको अब सरकार डिजिटलाइजेशन के माध्यम से प्रोवाइड करती है। एक उमंग एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करके आप बहुत सारी सरकारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। बट देखो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां पर अभी डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया गया है, जैसे रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाए तो एक्सीडेंट मोर्टेलिटी रेट को बहुत कम किया जा सकता है। हर साल 1.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से। तो इस सेक्टर में भी डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और बहुत सारे सेक्टर्स जैसे हेल्थ सेक्टर। 10 साल पहले प्लानिंग कमीशन ने एक रोड मैप तैयार किया था कि 2022 से पहले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना है। क्या विभिन्न गवर्नमेंट्स 2022 से पहले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं? इसका आंसर है नो। हालांकि देखो सरकार ने कदम जरूर बढ़ाए हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की, बट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तक हम अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। इसके बाद एक डिजिटल हेल्थ आईडी का सिस्टम सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती है कि हर एक पर्सन को डिजिटल हेल्थ आईडी मिले, जिसकी सहायता से डॉक्टर सारा प्रीवियस रिकॉर्ड चेक कर सके, प्रीवियस कौन कौन से डिजीज से पेशेंट सफ़र हुआ है, कौन कौन सी दवाइयों को प्रिस्क्राइब किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा जितना जल्दी इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके बाद राइटर कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कम से कम देखो एक कंपोनेंट ऐसा है जो जल्द ही अचीव अब किया जा सकता है डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, वो है एक्सेस टू फ्री एसेंशियल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अब अगर सरकार चाहती है कि देश के सभी नागरिक एसेंशियल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को फ्री में एक्सेस कर सकें, तो इसके लिए प्लानिंग कमीशन ने ये एस्टिमेट किया था 2011 में पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आएगी, यानी इन ड्रग्स को प्रोक्योर करने की कॉस्ट आएगी 0.1 से लेकर 0.5% ऑफ जीडीपी। इसे सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर ये मीडियम टर्म गोल है तो फिर इमीडिएट टास्क सरकार का ये होना चाहिए कोविड-19 की वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना सबके लिए। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है डिजिटलाइजेशन का देखो सबसे बढ़िया फायदा ये है वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो सर्विसेज डिलीवर करते हैं टाइम बाउंड मैनर में सर्विसेज डिलीवर हो जाती हैं। पहले देखो इवन बुजुर्गों को पेंशन अवेल करने में भी लंबा समय लग जाता था, रिश्वत देना पड़ता था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब सीधे अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो सोच के देखिए कितना करप्शन कम हो गया है और कितना आसानी से बुजुर्ग लोग पेंशन को अवेल कर पाते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। यूपीए की सरकार के दौरान ज़्यादा इस पर काम हुआ नहीं था और इलेक्ट्रॉनिकली सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए कोई कानून भी नहीं बना था, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अच्छा खासा फोकस किया है इलेक्ट्रॉनिकली सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। अगर देखो डिजिटल को वे ऑफ लाइफ बनना है तो फिर सबसे पहले शुरुआत करनी होगी कि जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उन सभी सर्विसेज को आप डिजिटल कर दो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एक गाइडलाइन दे दो, एक डेडलाइन दे दो कि इस टाइम फ्रेम में आपको सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को डिजिटल बनाना है। और फायदा होगा सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के डिजिटल बनने से, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया, जैसे पेंशन वाला एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एविडेंस हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डिजिटल नेशन से संबंधित। लास्ट में RCEP के आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स जो हमें एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे मंडे को। फिलहाल हम हमारी डिस्कशन को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।